मित्रों, आज 17 जून आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के संग में आप सभी का नमन बंधन। जय श्री राम, जय श्री भानु भगवान। इस अंक में मैं आप सभी का ध्यान इस लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी, आदरणीय मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह की गहमा गहमी में कहीं ना कहीं हम सबका ध्यान उड़ीसा राज्य के सत्ता परिवर्तन जैसी महत्वपूर्ण घटना जो 24 वर्ष बाद हुआ है, इसके क्या मायने हैं भारतीय राजनीति में, और साथ ही पंजाब व पश्चिम बंगाल में जो राजनीति सत्ता और विपक्ष की चल रही है, इसके क्या मायने, इस विषय पर हम सबको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। मित्रों, इस देश की राजनीति में ऐसे दृश्य बहुत कम उपस्थित होते हैं जब कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री लगातार अपने गरीब हित, राष्ट्र हित, सनातन हित और अपनी ईमानदारी के कारण लगातार चुनाव जीतते हुए अपने प्रदेश, राष्ट्र का नेतृत्व करने जा रहा होता है। जैसा कि इस सारे देश को मालूम है, इस क्रम में इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कार्य किया था, लेकिन उसमें एक बार वो मनोनीत हुए थे, 2 बार चुनाव लड़कर जीते थे। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी ये मौका मिलने जा रहा था, लेकिन सन 77 में वह बुरी तरह अपने संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, इमरजेंसी जैसा काला कानून लगाने के कारण असफल हुई थी और वह उनको नहीं मिल पाया था। इसी क्रम में हम सब ने देखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर एक इतिहास रचा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री जी के रूप में भी गुजरात के अंदर ये कारनामा किया था। लेकिन मित्रों, इस देश की राजनीति में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी लंबे समय तक एक राज्य में लगातार मुख्यमंत्री के पद पर बेहद ईमानदारी से अपनी जनहित, लोकहित, गरीब हित, कुशल प्रशासनिक क्षमता के कारण 24 वर्ष तक उड़ीसा जैसे राज्य में शासन चलाने का काम किया था। ऐसे नवीन बाबू पटनायक जी के बारे में ये बड़ा दुख का विषय है, देश के लोगों को शायद कम ही ज्ञात है। वह बहुत साधारण तरीके से रहकर अपने राज्य की जनता का भला करते रहे और 24 वर्ष के लगातार संघर्ष के बाद विपक्ष की राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी छल प्रपंच, कोई झूठा आडंबर, कोई झूठा लोक लुभावन नारा जो पूरा न कर पाए, ऐसा बिना दिए केवल जनता के बीच रहते हुए 24 वर्ष के सतत संघर्ष के बाद उड़ीसा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ये भी एक बहुत प्रशंसनीय कदम है। भारत के लोकतंत्र की में हम सबकी आस्था जगाने वाला कदम है कि कैसे राष्ट्र हित को सर्वप्रथम रखकर, दल को दूसरे अंक पर रखकर, अपने हित को सबसे नीचे पायदान पर रखकर लंबे समय तक विपक्ष की राजनीति करने के बाद भी उड़ीसा जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक साधारण से स्वयंसेवक, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आचार्य पद पर कार्यरत थे, वनवासी समाज से आते हैं, उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाइए। ये एक महत्वपूर्ण विषय देश की राजनीति में है, इसका ध्यान हम सबको जाना ही चाहिए। मित्रों,
ये ऐसे लोगों को भी बल प्रदान करता है जो ऐसे दलों को पसंद करते हैं जिनके लिए राष्ट्र हित सर्वप्रथम, अपने दल का हित दूसरे नंबर पर और स्वयं अपना हित सबसे अंत में। और ऐसे दलों में नवीन बाबू पटनायक जी ने भी 24 वर्ष तक इसी सिद्धांत पर राजनीति की थी। अपने दल का हित अलग रखकर जब जब केंद्र में चाहे कोई भी सरकार रही हो, राष्ट्र हित के प्रश्न पर कहीं उनके समर्थन की आवश्यकता पड़ी तो हम सब ने देखा नवीन बाबू पटनायक ने राष्ट्र हित के प्रश्नों पर अपने दलीय हितों से ऊपर उठकर केंद्र की सरकार को पूर्ण समर्थन देने का काम किया था। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है और ये जानकारी हम सबको आना ही चाहिए। मित्रों, इसी प्रकार एक दूसरे प्रकार के भी दल हैं जिनके लिए केवल और केवल अपना हित सर्वप्रथम, अपने परिवार का हित सर्वप्रथम, इसके बाद अपने दल का हित और राष्ट्र की बात बहुत बाद में। दुर्भाग्य से ऐसे दलों में अग्रणी के रूप में इस देश में लंबे समय तक शासन कर रही कांग्रेस पार्टी ने यह कुप्रथा चलाई थी। कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी के बाद इंदिरा जी कैसे आए, इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी जी कैसे आए, संजय गांधी जी कैसे रहें, और एक परिवार विशेष का पार्टी में कैसे उसके लिए चाहें राष्ट्र, दल और गरीब हित, इससे कोई मतलब नहीं, केवल और केवल मेरा और मेरे परिवार का हित और मेरे इसके बाद दल का हित, जिससे कि सरकार हमारी कैसे बने। ऐसे दलों की एक लंबी श्रृंखला इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी से प्रेरित होकर निकलकर उसी के सिद्धांतों पर चलकर हम देख रहे हैं देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या हो चुकी है। जनता को ऐसे दलों की वास्तविकता भी समझ में आनी चाहिए। मित्रों, इसी क्रम में जैसा कि मैंने पूर्व में आप सबको बताया था, पंजाब राज्य का ध्यान हमारे ध्यान में आता है। कैसे एक नवागंतुक दल ने अपनी झूठी मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करके सीमावर्ती राज्य पंजाब में अपने पांव जमाए और इस सत्ता पाने की लालसा में कैसे वहां खालिस्तानी तत्वों को आश्रय देकर और विदेशों से जो संचालित कुछ आंदोलन पंजाब में ऐसे विदेशी देश विरोधी तत्व जो वहां सर उठा रहे थे, उनका मौन समर्थन प्राप्त कर कैसे वहां सरकार बनाने का काम किया। और सरकार बनाने के बाद हम सब देख रहे हैं पंजाब के अंदर कैसी स्थितियां होती जा रही हैं, ये भी हम सबकी समझ में आना चाहिए। मित्रों, आज इस लोकसभा चुनाव में बहुत दुर्भाग्य का विषय है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का लाभ लेकर ऐसे कुछ खालिस्तानी तत्व जिनसे पुलिस पूछताछ करने की ढूंढ रही थी, वह भी चुनाव जीतकर माननीय सांसद बन चुके हैं। ऐसे झूठे प्रचार, लोक लुभावनी घोषणाओं के माध्यम से किस प्रकार देश के हित में आड़े आने वाले तत्व भी लोकसभा में बैठ सकते हैं, ये एक उदाहरण है। मित्रों, जिस प्रकार उड़ीसा में मैंने पूर्व में बताया था, भारतीय जनता पार्टी ने लंबा संघर्ष तपस्वी के रूप में किया था 24 वर्ष और आज सत्ता में अपना स्थान बनाया। उसी प्रकार हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में भी सन 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां लगातार एक लंबा संघर्ष, खूनी संघर्ष में अपने को झोंके हुए है और वहां कार्यकर्ता अपना बलिदान दे रहा है। लेकिन जो अभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी होने का एक झूठा अनर्गल आरोप कुछ विपक्षी दलों, भारत की उन्नति में बाधक बनने वाले कुछ विदेशी तत्वों द्वारा संचालित एनजीओ, उनके द्वारा संस्कृत सोशल मीडिया पर फैलाए गए थे। ये बात इस राष्ट्र के लोगों को भी समझ में आनी चाहिए
कि पश्चिम बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल सरकार कहते हैं राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी और गरीबों को भ्रष्टाचार के माध्यम से कैसे कट मनी के माध्यम से उनका शोषण करने वाली योजनाओं के बाद भी लगातार और हर चुनाव के बाद वोट ना देने वाले लोगों का बर्बर तरीके से उन पर अत्याचार करने वाली महिलाओं का शोषण किस प्रकार वहाँ से होता है, इन सब घटनाओं के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कितने धैर्य के साथ केवल और केवल एक बात का ध्यान रख रही है कि संविधान के द्वारा प्रदत्त लोकतंत्र के ढंग से चुनी सरकार को किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगाने का अपयश अपने ऊपर नहीं लेने जा रही है। ये उसकी लोकतंत्र संविधान के प्रति जो सच्ची श्रद्धा है वह भी इस देश के लोग के विस्मृति से कितनी जल्दी निकल जाती है, हम सबको समझ में आना चाहिए मित्रों। जबकि यही सी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसकी चुनी 4-4, 5-5 सरकारों को जो आज संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी होने का आरोप आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी व भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, उन्होंने चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया था। और भारतीय जनता पार्टी के नहीं, जो आज उनके साथ सत्ता की अंधी दौड़ में उनके सहयोगी बने हुए हैं, इनकी भी सरकारों को कई बार बर्खास्त करने का काम, राष्ट्रपति लगाने का काम धारा 356 के अंतर्गत किया गया था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी का जब भी केंद्र में रही है, उसने कहीं भी कभी भी इस लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी धारा 356 या राष्ट्रपति शासन लगाने का काम नहीं किया है। इसके बाद भी एक अनर्गल प्रचार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगाया जाता है। कैसे विपक्ष की राजनीति जनता के जनहित के मुद्दों को उठाकर एक क्रूर अत्याचारी टीएमसी शासन की नेता सुश्री ममता बनर्जी जैसी बर्बर सरकार के खिलाफ कोई विपक्षी दल कर सकता है, इसका उदाहरण ये हम सबको देखना है इस भारत के लोकतंत्र के इतिहास में। तो जो वर्तमान में संघर्ष चल रहा है वह संघर्ष टीएमसी सरकार व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। इसी प्रकार का एक संघर्ष, ऐसा नहीं है टीएमसी ने भी उस समय की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ किया था, लेकिन कम्युनिस्टों ने भी इस प्रकार का बर्बरतापूर्ण, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी कार्य नहीं किए थे जो आज टीएमसी सरकार कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार वहां पल पल किसी चुनाव में उनका जन समर्थन बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। और कैसे वहां एक जिहादी समूह ने धीरे धीरे पूरे सिस्टम पर एक कब्जा सा कर लिया है और उससे जूझने का काम जो भारतीय जनता पार्टी है व उसके कार्यकर्ता कर रहे हैं। निश्चित ही हम सब देखेंगे जिस प्रकार उड़ीसा जैसे राज्य में 24 वर्ष लगातार विपक्ष की राजनीति करने के बाद राष्ट्र हित, सनातन हित, गरीब हित, महिला हित की सरकार बनी है। हम सब देखेंगे उसी प्रकार आने वाले समय में पश्चिम बंगाल हो चाहे पंजाब हो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का ये संघर्ष, ये बलिदान रंग लाएगा और इन जगहों पर भी राष्ट्र हित, गरीब हित, सनातन हित, महिला हित की सरकार बैठेगी और ये देश विकास के पथ पर, देश के साथ ये राज्य भी आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मेरा एक अनुरोध है कि हम सब भी इन झूठे प्रपंच विमर्शों में ना फंसे, धैर्य से सोचें, समझें, सचेत रहें, सजग रहें, संगठित रहें, संस्कारित रहें। आप सबने इस अंक को सुना। मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि ये चैनल, यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, अपने फ़ोन में यूट्यूब खोलकर आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन बोलकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन पर प्रसारित इन जनहित
के मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फ़ोनों में शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी देने का काम किया करें। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद आप सभी का पुनः। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।